पहली 4 स्टेजेस के बारे में अपन बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं। एक बार नाम देख लेते हैं बस उनके। पहली स्टेज होती है प्रेजेंटेशन स्टेज। इस स्टेज के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं और एक स्पीच देते हैं जिसे बोलते हैं बजट स्पीच। दूसरी होती है जनरल डिस्कशन की स्टेज। इस स्टेज के दौरान दोनों हाउसेज में डिस्कशन किया जाता है बजट पे, 3-4 दिन तक डिस्कशन चलता है। तीसरी स्टेज होती है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़। डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बजट को एग्जामिन करती हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स को एग्जामिन करती हैं और अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं। और चौथी स्टेज होती है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोट किया जाता है। इसके बाद आती है 5वीं स्टेज, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एक बात तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 114 ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकाला जाएगा तो पहले एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ेगा। दूसरा ये भी याद रखने वाली बात है कि एप्रोप्रिएशन बिल को अमेंड नहीं किया जा सकता। बाकी एप्रोप्रिएशन बिल मनी बिल होता है, तो जो कंडीशंस मनी बिल पे लागू होती हैं वो एप्रोप्रिएशन बिल पे भी लागू होती हैं। इसके अलावा अपन ने एक बात और की थी, वोट ऑन अकाउंट के बारे में। अब इसका इतना यूज़ नहीं होता, पहले होता था। बेसिकली होता क्या है कि जब बजट की सेकंड स्टेज या फिर ये कहें कि जनरल डिस्कशन वाली स्टेज खत्म हो जाती है तो ग्रांट किया जा सकता है वोट ऑन अकाउंट। इसके थ्रू सरकार टेम्परेरी 2 महीने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1/6 ऑफ द टोटल बजट एस्टिमेशन के जितना पैसा निकालती है और सरकार को चलाती है, देश को चलाती है तब तक के लिए जब तक कि फाइनेंशियल ईयर का बजट पास ना हो जाए। और फाइनली होती है 6th स्टेज, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल मनी बिल होता है बट टैक्स रिलेटेड मैटर से डील करता है। और जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो फिर फाइनली बजट की 6 स्टेजेस इनेक्टमेंट की खत्म हो जाती हैं, बजट इनेक्ट हो जाता है। ये बातचीत अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो। अदर ग्रांट्स, और अदर ग्रांट्स में सबसे पहले है सप्लीमेंट्री ग्रांट। बड़ा सिंपल, देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सर्विस है जिसके लिए करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट में कुछ पैसा, कुछ अमाउंट अलॉट किया गया, अप्रोप्रिएट किया गया, लेकिन जब उस सर्विस को इंप्लीमेंट किया गया तो ये पाया गया कि जितना अमाउंट दिया गया वो इनसफिशिएंट है, वो कम है, और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो और पैसा दिया जाएगा उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। इट इज़ ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। इनसफिशिएंट इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। कोई ऐसी सर्विस जिसके लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा दिया गया था वो कम रह गया, इनसफिशिएंट रह गया, तो जो और पैसा दिया जाएगा उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट की एक योजना है पीएम किसान योजना। हाइपोथेटिकली इमेजिन करो कि पीएम किसान योजना के लिए बजट में दिए गए 500 करोड़ रुपए, लेकिन जब पीएम किसान योजना को इंप्लीमेंट किया गया तो पता चला कि ये तो 500 करोड़ कम पड़ेंगे, और पैसा देना पड़ेगा। ये जो और पैसा दिया जाएगा इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। दूसरा है एडिशनल ग्रांट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई ऐसी सर्विस है जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन कोई ज़रूरत आ पड़ी, कोई नीड आ गई है जिसकी वजह से अब इस सर्विस को इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो इस सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा उसे बोलते हैं एडिशनल ग्रांट। इट इज़ ग्रांटेड व्हेन अ नीड हैज़ अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस नॉट कॉन्टेम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। उस साल के बजट में उस सर्विस का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन कोई ज़रूरत आ पड़ी है जिसकी वजह से उस सर्विस पे अब खर्चा करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो जो पैसा दिया जाएगा उसे बोलते हैं एडिशनल ग्रांट। और तीसरी है एक्सेप्शनल ग्रांट। स्पेशल पर्पस के लिए कोई ऐसी सर्विस है जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब कोई ऐसा स्पेशल पर्पस आ गया है जिसकी वजह से उस सर्विस को इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है, तो जो पैसा दिया जाएगा उसे बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। It is granted for a special purpose and forms no part of the current service of any financial year. Any financial year, ये important term है इसमें। किसी ऐसी सर्विस के लिए जो कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का हिस्सा नहीं थी, लेकिन किसी स्पेशल पर्पस की वजह से अब उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, अब उसको इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। इसके बाद है एक्सेस ग्रांट, और ये बड़ा सिंपल है। होता क्या है, कोई सर्विस है जिसके लिए जितना अमाउंट दिया गया उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, एक्सेस में खर्चा हो गया, तो दी जाती है एक्सेस ग्रांट। इट इज़ ग्रांटेड व्हेन मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस इन द बजट फॉर दैट ईयर। जितना पैसा दिया गया था उससे ज़्यादा खर्चा ऑलरेडी हो गया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इट इज़ वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद लोकसभा वोट करती है और देती है एक्सेस ग्रांट।
लेकिन एक्सेस ग्रांट देने से पहले इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। फाइनेंस की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में, उनमें से एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एक्सेस ग्रांट को अगर देना है तो पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 5वां है वोट ऑफ क्रेडिट, और ये भी बड़ा सिंपल है, इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई है तो जो पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। और इसकी खासियत यह है कि द अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और द इनडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस, द डिमांड कैनॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरीली गिवन इन अ बजट। जैसे बजट में हम ऑर्डिनरीली बता देते ना कि इस सर्विस के लिए इतना पैसा चाहिए, ये कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड है जिसके लिए कितना पैसा चाहिए वो भी अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 आ गया, अब उसको मैनेज करने के लिए कितना पैसा चाहिए उसको कैलकुलेट करना अपने आप में चैलेंज है। तो इट इज़ लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय लोकसभा। लोकसभा एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को ब्लैंक चेक देती है कि भैया जितना पैसा निकालना है निकाल लो, लेकिन इस अनएक्सपेक्टेड डिमांड से मीट करो, इसका समाधान निकालो। और ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए जब पैसा दिया जाए तो उसे बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। ये जो 5 ग्रांट्स अपन ने पढ़ी, पहली सप्लीमेंट्री ग्रांट कि इनसफिशिएंट फंड्स के चलते जो पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। दूसरा एडिशनल ग्रांट, कोई ऐसी सर्विस जो करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट का हिस्सा नहीं थी लेकिन ज़रूरत पड़ गई है तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जो पैसा दिया जाएगा उसे बोलते हैं एडिशनल ग्रांट। तीसरी एक्सेप्शनल ग्रांट, स्पेशल पर्पस के चलते अगर किसी सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। तीसरी एक्सेस ग्रांट, जितना पैसा दिया गया उससे ज़्यादा खर्चा हो गया है तो दी जाती है एक्सेस ग्रांट। और वोट ऑफ क्रेडिट, किसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। ये जो 5 ग्रांट्स हैं इनको देने के लिए, इनको पास करने के लिए सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो बजट को पास करने के लिए फॉलो किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं अपन जो बजट को पास करने के लिए करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है टोकन ग्रांट, और ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इट इज़ ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीएप्रोप्रिएशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है रीएप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस है ए, इस सर्विस के लिए बजट में रीएप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू कुछ पैसा दिया गया था, लेकिन किसी भी कारण की वजह से ए सर्विस के लिए जो पैसा दिया गया था वो खर्च नहीं हो रहा या कम खर्च हो रहा है, कुछ बच रहा है, और अपने को कोई नई सर्विस बी के लिए पैसा देना है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि जो ए को पैसा दिया गया उसको रीएप्रोप्रिएट कर सकता है, उसको री अलॉट कर सकता है बी सर्विस के लिए। उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? अ डिमांड फॉर द ग्रांट of a token sum of ₹1 is submitted to the vote of Lok Sabha and if assented funds are made available। सिंपल, सिंबॉलिक तौर पे ₹1 की डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा के सामने रखी जाएगी, और अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया और एसेंट मिल गई तो फिर क्या होगा, जो पैसा बी को दिया गया था वो रीअप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा बी को। रीअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड टू अनदर। जिस चीज़ के लिए दिया गया था उससे किसी दूसरी चीज़ को रीअप्रोप्रिएट कर रहे हैं पैसे को। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ये ग्रांट्स है अपनी। इसके बाद बात आती है फंड्स के बारे में, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में 3 फंड्स हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसकी बात करता है आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 ही बात करता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में। तीसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जिससे डील करता है आर्टिकल 267। ये 3 फंड्स अवेलेबल है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। सरकार के पास में जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है, वो कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और सरकार को कोई भी खर्चा करना है तो सरकार खर्चा कहाँ से करती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ऑल रिसीट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितनी भी रिसीट्स हैं उनका पैसा कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और गवर्नमेंट को जितने भी पेमेंट्स करने, जितना भी खर्चा करना है वो सरकार कहाँ से करती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अभी पैसा आता कहाँ से? ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी टैक्सेस के थ्रू पैसा आ रहा है, सरकार ने कोई लोन दिया हुआ उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, सरकार की कोई कंपनी उससे प्रॉफिट आ रहा है, सरकार कोई सर्विस दे रही है उससे जो पैसा आ रहा है, ये सारा रेवेन्यू कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? आप पढ़ोगे इकोनॉमी में बहुत ढंग से। लोन्स, कैसा भी लोन ले ले सरकार, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, या फिर वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस। इसके बारे में अपन ने एक बात की हुई है
ये होता है आरबीआई से जो लोन लिया जाता है सरकार के द्वारा टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। कोई भी कैसा भी लोन सरकार ने अगर लिया है तो जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसके अलावा ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सरकार ने कोई लोन दिया हुआ था, अब वो रिकवर हो गया, पैसा आ गया, तो जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एक चीज़ अपन ने बोली थी कि सरकार जो भी खर्चा करती है वो कहाँ से करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ऑल लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड। लेकिन अपने को ये भी पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है तो एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आओ, उसको पास करवाओ, तब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा। मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा खर्च करने के लिए। ये हुआ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा जमा कराया जा रहा है उसके अलावा ऑल अदर पब्लिक मनी, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली रिसीव कर रही हो या कोई बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर रिसीव कर रही हो, ये ऑल अदर पब्लिक मनी किसका हिस्सा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं उनको सैलरी मिलती है और उनकी सैलरी पे पीएफ कटता है, ये जो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स हैं ये किसका हिस्सा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। जुडिशियल डिपॉजिट्स, कोई इंसान है जिसने जुडिशरी के किसी केस के चलते जुडिशरी को कोई पैसा जमा कराया, ये जो जुडिशियल डिपॉजिट्स हैं ये किसका हिस्सा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। सेविंग बैंक के डिपॉजिट्स वो भी किसका हिस्सा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, रेमिटेंसेस, दूसरे देश से जो कमा के पैसा भेजा जाता है रेमिटेंसेस, वो सब किसका हिस्सा है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जैसा होता है, इनके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। दीज आर ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन, नो नीड ऑफ पार्लियामेंट्री एप्रोप्रिएशन। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है तो एप्रोप्रिएशन बिल लाओ, उसको पास करवाओ, तब पैसा निकाल सकते हो। ऐसा इसके लिए नहीं चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है, पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी कि इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए पार्लियामेंट अगर चाहे तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कर सकता है। तो पार्लियामेंट लेकर आया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 1950 और इसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इस कंटिजेंसी फंड में कितना पैसा होगा ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है बाय लॉ। जैसे पहले इसमें होता था 500 करोड़ रुपीज़, लेकिन बजट लाया गया 21-22 का और उस बजट में कहा गया कि इसको अपन बढ़ाएंगे और इसको करेंगे अपन 30,000 करोड़ रुपीज़। ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है ये। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अनुमति दे सकते हैं कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लो। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे डील करने के लिए पैसे की ज़रूरत इमीडिएट है, तो प्रेसिडेंट अनुमति देके बोल सकते हैं कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लो। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट, जिसके लिए पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन बाद में ले लेंगे, अभी इमीडिएटली ले नहीं सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है तो उससे डील करने के लिए प्रेसिडेंट अलाउ कर देते हैं कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लो। ये जो फंड है इट इज़ हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इसको मैनेज, इसको हेल्ड कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। अभी अपन ने देखा कि इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी अनुमति के साथ में पैसा निकालने की परमिशन दे सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है जिससे अगर पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की अनुमति लेनी ही लेनी पड़ती है। बाकी के दो पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया दे आर ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, और ये 3 फंड्स अवेलेबल है हमारी गवर्नमेंट के पास में। इसके साथ अपनी आज की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।